नहीं, बगल वाले से दे दीजिए। नमस्कार आप सभी को। चलिए धीरे धीरे सभी उपस्थित हो रहे हैं और चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। और जैसे कि पहले बता दे रहा हूं कि यहाँ पे शाब्दिक त्रुटि है तो करेंट मत पढ़िएगा, करेंट की बात हो रही है, ठीक है। शाब्दिक त्रुटि है उसको इग्नोर करना है। और अब एक एक करके धीरे धीरे प्रश्नों को लेना है और टोटल 20 प्रश्न, जैसे कि पूर्व की भांति 20 प्रश्न आपको मिलते रहे हैं, उसी प्रकार से आज भी 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इन 20 प्रश्नों की यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार राज्य विशेष की चर्चा हो रही है, तो जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उनका संबंध बिहार राज्य विशेष से होगा। चलिए एक एक करके अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। शाब्दिक त्रुटियों को इग्नोर करना है। कहीं पर यदि मात्रा की गलती है, कहीं पर यदि विराम की गलती है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी की कक्षा नहीं है बल्कि यह करंट अफेयर्स की कक्षा है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बिहार राज्य सरकार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। बिहार राज्य सरकार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, ये आपको बताना है। और विशेष रूप से ये जो G20 समिट की बात हो रही है, ये G20 समिट 2020 की बात हो रही है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस G20 समिट की बात हो रही है, G20 समिट 2020 की बात हो रही है। और G20 जो 2020 का हुआ था ये सऊदी अरब के रियाद शहर में हुआ था, कैपिटल सिटी में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो 2020 में G20 का सम्मेलन रियाद में हुआ था, वहां पर इनमें से किस योजना को प्रस्तुत किया गया था आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से किस योजना की बात की जा रही है, इसकी चर्चा आपको करनी है। चलिए जवाब दीजिए, सभी को जवाब देना है क्योंकि प्रश्न पुराना है। पिछले आप कह सकते हो महीनों के करंट अफेयर्स को हम देख रहे हैं, तो जवाब तो आना चाहिए क्योंकि आप लगातार तैयारी से जुड़े रहे हैं, लगातार तैयारी करते रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सही करना है। यहाँ पर आपको बता दें कि बोला जा रहा है बिहार राज्य सरकार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, तो वो योजना थी जल निश्चय योजना। जल निश्चय योजना की यदि हम बात करें तो इस तरह की योजनाएं भारत के लगभग सभी राज्यों में चल रही हैं, नाम अलग अलग है। इसी का उद्देश्य है हर घर को नल से जल। जिस प्रकार से नल जल योजना, कई जगह पे टैब वाटर योजना, इस तरह से अलग अलग नामों से ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इनका उद्देश्य क्या होता है, हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना। और बिहार राज्य सरकार के जो 7 निश्चय हैं, उन 7 निश्चयों में से एक निश्चय यह भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि हर घर को जल उपलब्ध कराना है। अब ये बात हो गई कि G20 सम्मेलन जो 2020 में हुआ था, ये रियाद में हुआ था, तो 2021 में कहां पर हुआ था G20 सम्मेलन। वर्ष 2021 की यदि हम बात करें तो जो G20 समिट हुआ था ये हुआ था रोम शहर में। और रोम कहां पे है, रोम इटली का एक शहर है। इटली में G20 समिट 2021 का आयोजन हुआ था। 2022 का आयोजन कहां पर होगा यदि पूछ लिया जाए तो आपको बता दें G20 2022 का जो आयोजन होगा वो इंडोनेशिया में होगा। यदि स्थान पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया के बाली में होगा, इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका आयोजन होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजन होगा। जैसे मैंने बोला कि रोम इटली में 2021 के G20 समिट का आयोजन किया गया था, तो जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे करंट अफेयर्स से, आपको याद आना चाहिए कि रोम इटली की यहाँ पे बात हो रही है, तो पिछले दिनों इटली और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हमारे थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने जी गए हुए थे। और वहां पर जब ये गए हुए थे तो इटली का एक शहर था कसिनो,
और इटली का ये जो कसिनो शहर था, यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का इन्होंने उद्घाटन भी किया था। और ये जो स्मारक बनाया गया था भारतीय सैनिकों के लिए, आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस शहर में लगभग 5000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में ये स्मारक कसिनो शहर में बनाया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताएं, हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान से समझौता किया है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान से समझौता किया है, ये बात बोली जा रही है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, इनमें से किससे समझौता किया है, ये आपको बताना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ चीज़ें, जैसे एक है आईआईटी पटना। आईआईटी पटना भी याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है? क्योंकि पिछले दिनों आईआईटी पटना द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में चलने वाली बसों के लिए, दुर्गम क्षेत्रों विशेष रूप से दुर्गम बर्फीली क्षेत्रों में चलने वाली बसों के लिए लिथियम से चलने वाली जो बसें वहाँ पर चलती थी, क्योंकि समस्या होती थी, जल जाता था, ईंधन जो था वो जम जाता था, तो समस्या होती थी, तो इन्होंने क्या किया, लिथियम से चलने वाली बसों का इजाद किया। ये आपको पता होना चाहिए, लिथियम से चलने वाली बसों को इन्होंने बनाया, ये तकनीक इन्होंने बनाने में सफलता प्राप्त की। तो आईआईटी पटना का भी नाम याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये बताएं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पटना विश्वविद्यालय भी है, पटना यूनिवर्सिटी भी है, आप जानते हैं बिहार की प्रमुख विश्वविद्यालय है। और पटना विश्वविद्यालय की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जिन्होंने उत्तर नहीं सही दिया है, मतलब गलत हो रहा है, उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। पिछले दिनों बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? पिछले दिनों बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, आपको बताना है। चलिए बताएं। पिछले दिनों, इसको तो आपको रट जाना चाहिए क्योंकि इसकी चर्चा इतनी बार हो चुकी है कि अब ये प्रश्न आपसे यदि पूछा जाए तो तुरंत जवाब आना चाहिए, बिना एक भी सेकेंड गंवाए। जवाब दीजिए। बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? पिछले दिनों मैंने बताया था कि इंग्लैंड के क्लिपटोन पुल की तर्ज पर, क्लिपटोन पुल की तर्ज पर, इंग्लैंड के क्लिपटोन पुल की तर्ज पर इसको बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बनाया गया कहां पर? राजगीर में। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, राजगीर इसका सही उत्तर होगा। अब राजगीर में मैंने बोला बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग पहले से देख रहे हैं, जो लोग लगातार करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, तो निश्चित रूप से इसका जवाब उनको पता होगा। चलिए, अब राजगीर की बात आ रही है तो पता है राजगीर की एक, आप कह सकते हो, मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है पिछले दिनों। क्या कोई बता सकता है वो कौन सा मिष्ठान है राजगीर का जिसको जीआई टैग मिला है? किसी को जानकारी है? आपने नाम सुना होगा सिलाव खाजा, शायद आपने नाम सुना हो सिलाव खाजा। तो भैया जो सिलाव खाजा है ना, वो यहीं से संबंधित है। सिलाव खाजा कहाँ का है? राजगीर के सिलाव खाजे को जीआई टैग मिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ राजगीर की बात जब करते हो तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है ये भी कहाँ खोला गया? ये भी खोला गया बिहार के राजगीर में खोला जाएगा।
ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हो पूरे भारत के 2 हरित शहर जो हैं वो बिहार से हैं, और ये दोनों हरित शहर जो हैं एक तो राजगीर है और दूसरा है बोध गया। तो याद रखना है भारत के 2 हरित शहर दोनों के दोनों बिहार से हैं, पहला राजगीर दूसरा बोध गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, इसको बताएं। पिछले दिनों चर्चा में रहा अश्वगंधा कॉरिडोर का संबंध किस जिले से है? पिछले दिनों चर्चा में रहा अश्वगंधा कॉरिडोर का संबंध किस जिले से है आपको बताना है। चले बताएं, अश्वगंधा कॉरिडोर का संबंध किस जिले से है? चले जवाब दीजिए। अश्वगंधा कॉरिडोर का संबंध किस जिले से है? कैमूर, बांका, समस्तीपुर, भागलपुर। अश्वगंधा कॉरिडोर महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें, तब तक आप बताएं किस जिले से है। मैं फैक्ट कुछ बता देता हूं जो आपको सुनना भी है, ध्यान भी देना है। देखो, अश्वगंधा कॉरिडोर विशेष रूप से भागलपुर स्थान पड़ता है। भागलपुर से लेकर, ठीक है, भागलपुर से लेकर आप कह सकते हो बक्सर तक, भागलपुर से लेकर बक्सर तक जो गंगा नदी बहती है, जो गंगा नदी बहती है, इसी गंगा नदी के किनारे एक विशेष प्रकार के औषधीय पेड़ों का रोपण किया जाएगा। और ये जो औषधीय पेड़ हैं, यदि हम इनकी बात करें तो अश्वगंधा इनको कहते हैं। मतलब भागलपुर से लेकर बक्सर तक गंगा नदी के तट पर अश्वगंधा के पेड़ों का रोपण किया जाएगा, और इसीलिए इस पूरे कॉरिडोर को बोला गया है अश्वगंधा कॉरिडोर। ठीक है, अश्वगंधा के पेड़ों का यहाँ पे रोपण किया जाएगा। औषधीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं और इसीलिए इसको औषधीय कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया औषधीय कॉरिडोर या अश्वगंधा कॉरिडोर, दोनों बात एक ही है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या कि ये भागलपुर से शुरू हो रहा है, भागलपुर से बक्सर तक। तो इसका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भागलपुर ये आपका सही जवाब होगा। जब बात भागलपुर की आती है तो भागलपुर लगातार समसामयिक संदर्भों में न्यूज में रहता है। क्यों रहता है? सबसे पहले आपको पता होगा यहां पे है कहलगांव। कहलगांव क्यों मशहूर है भागलपुर का? क्योंकि यहां पे डॉल्फिन सफारी बनाई गई है। भागलपुर के कहलगांव में डॉल्फिन सफारी बनाई गई है। बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है इसको भी बनाया गया है। कहां पर? बिहार में बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते ही होंगे कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो तो भागलपुर में है ही, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ अन्य जीआई टैग आते हैं जो भागलपुर से जुड़ते हैं। जीआई टैग में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप कह सकते हो जरदालू आम। जरदालू आम भागलपुर का माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जरदालू आम के बाद यदि आप दूसरा देखते हो तो आपको पता होगा मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये भी भागलपुर की है। ठीक है, मंजूषा चित्रकला। और मंजूषा चित्रकला में विशेष रूप से यदि पूछ लिया जाए किन रंगों का प्रयोग होता है, 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, पीला और हरा, यह भी पता होना चाहिए। इन 3 रंगों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है मंजूषा चित्रकला में। तो जरदालू आम हो गया, मंजूषा चित्रकला हो गया। इसके बाद आप जानते होंगे कतरनी चावल। हालांकि ये 2 से 3 अन्य जिलों से भी संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से भागलपुर का माना जाता है। तो कतरनी चावल भी आपको याद रखना है। कतरनी चावल के अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर भागलपुर को पहचान मिली है, वो है भागलपुर का सिल्क। तो इसको भी जीआई टैग मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जरदालू आम हो गया, मंजूषा चित्रकला हो गया, कतरनी चावल हो गया, भागलपुर सिल्क हो गया। ये सारे के सारे भागलपुर से संबंधित हैं और इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इतनी जानकारी भागलपुर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। बिहार के किस स्थान पर हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, यह आपको बताना है। तो चलिए बताइए, बिहार के किस स्थान पर हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा?
आपको बता दें, बात हो रही है हाथी पुनर्वास केंद्र की, तो आप जानते हो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की यदि हम बात करें तो वर्ष 1992 में चलाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में चलाया गया था। और यदि आपको बात करनी है हाथियों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक तो पता हो गया 1992 में, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में पहला जो हाथियों के लिए अस्पताल बना है, पूरे भारत का पहला हाथियों का जो अस्पताल बना है, यदि हम बात करें तो ये बना है मथुरा में। मथुरा का एक गांव है जिसको बोलते हैं चुरमुरा। मथुरा के चुरमुरा गांव में पहला हाथी अस्पताल खोला गया है पूरे भारत का, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, 1992 में, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है आपके प्रश्न की, तो चलिए अब अपने प्रश्न की बात कर लीजिए कि बिहार के किस स्थान पर हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है, तो ये है मंगूराहा। ठीक है, मंगूराहा नामक स्थान पे खोला गया है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला कहां बनाई गई है? बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला कहां बनाई गई है? चलें बताएं। बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला कहां बनाई गई है? पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, बांका। मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं और जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी निश्चित रूप से वो जवाब दे देंगे। हिंट में कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला यह जिला है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है ये आपको पता होना चाहिए, जो इसका उत्तर है। दूसरा आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक वर्षा वाला भी जिला है ये, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये। इसके साथ साथ आपको बता दें, सबसे आप यहाँ पे कह सकते हो, उसको बता दूंगा तो शायद जवाब आप तुरंत दे दें। यहाँ पे एक दूसरा हिंट दे रहा हूँ, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला भी जिला है ये, और यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है किशनगंज की। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर है। किशनगंज के संदर्भ में याद रखिएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला और सबसे पूर्वी जिला बिहार का है किशनगंज। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? बताएं, किस देश के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, आपको बताना है। चले बताएं। हाल ही में भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, ये आपको बताना है। चले बताएं, किस देश के साथ सैन्य अभ्यास में इन्होंने भाग लिया है? कजाकिस्तान, सऊदी अरब, मंगोलिया, श्रीलंका। हाल ही में भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट ने, याद रखिएगा, बिहार रेजिमेंट ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? चलो बताएं, बिहार रेजिमेंट ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, यह आपको बताना है। बिहार रेजिमेंट ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, सेना में विभिन्न रेजिमेंट होती हैं, ठीक है, विभिन्न नामों से रेजिमेंट हैं, तो उन्हीं में एक है बिहार रेजिमेंट। और बिहार रेजिमेंट ने वर्ष 2021 में एक सैन्य अभ्यास किया था, और ये जो सैन्य अभ्यास था ये था कजाकिस्तान के साथ। किसके साथ था? कजाकिस्तान के साथ था। अब अगर कजाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास में इन्होंने भाग लिया है तो यह भी पता होना चाहिए कि जो कजाकिस्तान और भारतीय सेना का अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, उसको क्या नाम दिया जाता है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, काज इंड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। काज इंड नामक सैन्य अभ्यास भारत
कजाकिस्तान के साथ करता है। और इस बार जो 2021 में सैन्य अभ्यास हुआ था इनका लेटेस्ट, इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था। तो याद रखना है, कजाकिस्तान के साथ काज़-इंड 2021 नामक सैन्य अभ्यास में ये घटनाक्रम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को चिड़ियाघर में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जिसको चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, आपको बताना है। आपको पता होगा बिहार में बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जिनमें पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में आपको देखने को मिलता है। आपको बरेला झील सलीम अली अभयारण्य देखने को मिलता है वैशाली में। गोगाबिल पक्षी विहार देखने को मिलता है कटिहार में। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? कुशेश्वर स्थान की बात हो रही है दरभंगा में। इसके साथ साथ आपको गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य भी देखने को मिलता है, कैमूर भी, गोगाबिल भी। तो कहने का मतलब है कि किस अभयारण्य को चिड़ियाघर में बदलने का निर्णय लिया गया है, इन चारों में से सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चले बताएं, इसका सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? चले जवाब दीजिए। देखो, इसका सही जवाब है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। नवीनतम आंकड़ों की माने तो बिहार का प्रथम स्थान पर काबिज वह जिला कौन सा है जहां से नौकरी के लिए विदेश जाने वालों की संख्या सर्वाधिक है? नौकरी के लिए विदेश जाने वालों की संख्या सर्वाधिक किस जिले से है आपको बताना है। सिवान, गोपालगंज, बक्सर या कैमूर। किस जिले से नौकरी के लिए भारत से बाहर जाने वालों की संख्या सर्वाधिक है? चले बताएं। और आपको बता दें, ये जो जिला है ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश से आप जानते होंगे बिहार के कुल 8 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, और इन्हीं 8 जिलों में इसका नाम आता है। तो आपको बताना है वह जिला कौन सा है। इतना हिंट मैंने दे दिया कि ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले 8 जिले प्रमुख हैं। तो आप आसानी से अब जवाब दे सकते हैं। बताएं। चले जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, इसका सही उत्तर है सिवान। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, जिनको मैप का अध्ययन रहा होगा इतने हिंट से निश्चित रूप से सही जवाब उन्होंने दिया होगा। बिहार राज्य सरकार के वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया है आपको बताना है। चले बताएं। सलील, इनका सलील नाम नहीं है, यह है सलील। तो करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सलील। ठीक है, सलील सुधाकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, दिलीप कुमार, डॉक्टर नम्रता आनंद। बताएं, बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया है? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, सबसे पहले यहां पे मैं बता देता हूं, नम्रता आनंद का नाम दिया हुआ है, डॉक्टर नम्रता आनंद। नम्रता आनंद के बारे में आपको नोट कर लेना है क्या कि डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आता है दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार की यदि हम बात करें तो बिहार के संबंध में आप इनको याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए इनको नामांकित किया गया था, इनका चयन किया गया था। ठीक है, फिर बात आती है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती की यदि हम बात करें तो इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है मेरा जीवन संघर्ष। तो इनकी जो आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष, उसको जो है अमेरिका के विश्वविद्यालयों में अपने पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर शोध किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो कहने का मतलब है अमेरिकी विश्वविद्यालय में इसको शामिल किया गया, पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब बचे हैं सलील सुधाकर, तो ए विकल्प सलील सुधाकर इसका सही उत्तर है। हाल ही में दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से स्वैध पंचायत
सवैध पंचायत किस जिले में है? मतलब दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सवैध पंचायत को सम्मानित किया गया है। बोला जा रहा है यह पंचायत किस जिले से संबंधित है? रोहतास, मधुबनी, शिवहर, नालंदा। बताएं इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, इनमें से किससे संबंधित है? रोहतास, मधुबनी, शिवहर, नालंदा। चलिए जवाब दीजिएगा। आपको बता दें बिहार के कई सारे लोक नृत्य भी हैं, जिनमें कर्मा हो गया, झरनी हो गया, इसके बाद धोबिया हो गया, छऊ हो गया, ये कुछ लोक नृत्य भी हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कठघोरवा हो गया कि ये किस क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं, और यदि कोई विशेष जनजाति इनसे जुड़ी हुई है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है नालंदा। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। यह फिल्म किस जिले की घटना पर आधारित है? फिल्म बिट्टू को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, यह किस जिले से संबंधित घटना पर बनाई गई है, यह आपको बताना है। चलिए बताएं। सबसे पहले जानते हैं आप तब तक जवाब दीजिए। ऑस्कर जो अवार्ड होता है इसको बोला जाता है अकादमी अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड या अकादमी अवार्ड बात एक ही है। पहली बात तो ये ऑस्कर अवार्ड या अकादमी अवार्ड दोनों बात एक हैं। इसके बाद बात आती है कि ये जो पुरस्कार थे ऑस्कर अवार्ड या अकादमी अवार्ड, ये भारत के मिले हैं या नहीं मिले हैं। यदि मिला है तो सबसे पहला कब मिला था, तो आपको बता दें सबसे पहला जो भारतीय फिल्मों को अकादमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड मिला था ये वर्ष 1983 में मिला था। और वर्ष 1983 में एक मूवी थी गांधी फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि पूछ लिया जाए कि वर्ष 2021 के ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो आपको याद रखना है नोमैडलैंड ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी ऑस्कर अवार्ड 2021 में, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस फिल्म को, ये जो बिट्टू फिल्म बनी है ये किस जिले से संबंधित है, तो आपको बता दें कि यह जो जिला है इसकी यदि हम बात करें तो यह जिला है सारण। ठीक है, सारण, ए विकल्प सही उत्तर है। ये जो सारण जिला है, सारण जिले में एक हादसा हुआ था जिसको बोलते थे मिड डे मील हादसा, और उसी मिड डे मील हादसे पर यह फिल्म बनाई गई है। तो ए विकल्प सारण आपको याद रखना है। विषय का नाम मिड डे मील हादसा, उसी पर यह बनाई गई है। पिछले दिनों बिहार में आए चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई थी। बोला जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा त्रुटि है, ये बोला जा रहा है कि पिछले दिनों बिहार कौन सा ऐसा चक्रवात आया था जिससे बिहार भी प्रभावित हुआ था, और उस चक्रवात से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने मुआवजा देने की बात की है। चले बताएं कौन सा ऐसा चक्रवात था। और बात हो रही है चक्रवात की, तो निश्चित रूप से चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया होगा। और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था उसका क्या नाम था जिससे बिहार भी प्रभावित हुआ था? आप जानते होंगे जब किसी चक्रवात की स्पीड 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा, जब किसी चक्रवात की स्पीड 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से अधिक होती है तभी उसको कोई विशेष नाम दिया जाता है। दूसरी बात, जैसे हो गया आपका उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र, उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं उनका नामकरण 13 देश इस रीजन के मिलकर करते हैं, और इन 13 देशों ने मिलकर 13 नाम दिए हैं, और कुल मिलाकर 169 नाम आए हैं। ठीक है, अब इन्हीं 169 नामों में क्रमबद्ध तरीके से क्षेत्र विशेष में आए हुए चक्रवातों का नाम रखा जाता है। मतलब अब यास का जो नंबर था उसके बाद यदि कोई चक्रवात आता है तो यास के बाद जो नाम लिखा होगा वो इसी लिस्ट से वो नाम दिया जाएगा। तो यदि आपके मन में कौतूहल होता हो कि ये नाम कहां से आता है तो पता होना चाहिए उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी 13 प्रमुख देश हैं
उनके द्वारा इनाम दिया गया है। प्रत्येक देश ने 13-13 नाम सौंपे हैं संस्था को और उन्हीं नामों में से इन चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। और यदि बात कर ली जाए कि कौन सा चक्रवात आया था जिससे बिहार प्रभावित हुआ था, यह था यास चक्रवात। और यास चक्रवात, यास नाम दिया था ओमान ने, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यास नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सबेया हवाई अड्डा किस जिले से संबंधित है? सबेया हवाई अड्डा किस जिले से संबंधित है? क्यों चर्चा में है? क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत, उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो सबेया हवाई अड्डा है ये संबंधित है गोपालगंज से। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहे विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? चलो बताएं। देखो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बताएं, विवेक सागर, बिहार के हैं विवेक सागर, इनका संबंध किस खेल से है आपको बताना है। निशानेबाजी, हॉकी, एथलेटिक्स या वॉलीबॉल, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो चले बताएं इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध किस खेल से है। दूसरी बात, ये किस जिले के हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि ये संबंधित हैं सिवान जिले से। ठीक है, सिवान जिले से संबंधित हैं। किस खेल से जुड़े हैं ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, किस खेल से जुड़े हैं। आपको पता होगा, याद भी होगा और हर्ष भी महसूस किए होंगे आप उस दौरान जब भारतीय हॉकी टीम ने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और कांस्य पदक जब जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, तो उसके एक सदस्य के रूप में विवेक सागर भी इसमें सम्मिलित थे। तो ये किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं हॉकी से संबंधित, बी विकल्प। ठीक है, अब हॉकी की बात आ रही है तो हॉकी की जो प्रमुख संस्था है उसका नाम है FIH। FIH ये जो है ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। और FIH ने वर्ष 2021 के जो सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों की सूची जारी की है, उसमें पुरुष वर्ग में जो टॉप पर हैं उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, हरमनप्रीत सिंह। और महिला वर्ग में जिनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया वर्ष भर का, उनका नाम है गुरजीत कौर। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। गुरजीत कौर क्या हैं? गुरजीत कौर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी प्लेयर हैं और हरमनप्रीत सिंह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी प्लेयर हैं। ये घोषणा की थी FIH ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार अभी तक, वर्ष 2021 तक कितनी बार झंडा फहराया है? बताएं, वर्ष 2021 तक कितनी बार झंडा इन्होंने फहराया है, ये आपको बताना है। पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखो अभी तक इन्होंने, यदि हम बात करें तो 15 बार ये झंडा फहरा चुके हैं। इस बार के 26 जनवरी के बाद यदि प्रश्न बनता है, मतलब मार्च में बनता है, फरवरी में यह प्रश्न बनता है, तो इसका जवाब होगा 16। लेकिन आज के डेट में यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कहीं, तो ये जवाब होगा 15। यह आपको पता होना चाहिए। तो 16 याद रखिएगा, 26 जनवरी के बाद ये आंकड़ा 16 का हो जाएगा। हाल ही में किस जिले में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? बताएं, किस जिले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? पूर्णिया, पटना, दरभंगा, मुंगेर। और आपको बता दें ये जो जिला है इसके बारे में यदि मैं हिंट दूं आपको, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, साथ ही साथ बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी है। मतलब न्यूनतम साक्षरता ओवरऑल, साथ ही साथ पुरुष साक्षरता में भी न्यूनतम ये जिला है, और ये जिला है पूर्णिया। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार के किस व्यक्ति को राजस्थान के वन विभाग द्वारा कल्पतरु संस्थान के द्वारा, राज्य के वन विभाग, राजस्थान के वन विभाग तथा कल्पतरु संस्थान के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है? सुनील सिंह राणा,
पंकज त्रिपाठी, उदयकांत मिश्रा, MR नायक, बताएं। चलिए जवाब दीजिए। सुनील सिंह राणा, पंकज त्रिपाठी, उदयकांत मिश्रा, MR नायक। चलें जवाब दें। देखो यहां पे यदि हम पंकज त्रिपाठी की बात करें तो आपको पता है एक एक्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया में इनको अभी हाल ही में डाइवर्सिटी अवार्ड या विविधता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला नाम आपको देखने को मिल रहा होगा उदयकांत मिश्रा, और आपको बता दें उदयकांत मिश्रा को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष चुना गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद बात आती है MR नायक। MR नायक के बारे में पिछली क्लास में हमने बताया था कि MR नायक को बिहार ट्रैफिक पुलिस का पहला IG नियुक्त किया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील सिंह राणा। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइए, हाल ही में बिहार के संजीव रंजन को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, सॉरी किस जिले से है? चले बताएं। इनको वीरता पुरस्कार मिला है और इनका संबंध किस जिले से है संजीव रंजन का आपको बताना है। वैशाली, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर। चलें फास्ट जवाब दीजिए। देखो इनका संबंध है वैशाली से, ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, नाम याद रखना, जिला याद रखना। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 1230 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। चलें, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 नाम दिए हुए हैं, इन चारों नामों में से आपको बताना है। देखो यहां पे सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं। यहां से शुरुआत कर लेते हैं। तारकिशोर प्रसाद से यदि हम शुरुआत करें तो तारकिशोर प्रसाद जो है ये जीएसटी काउंसिल के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए हैं बिहार राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, दूसरा नाम आता है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी एक अभिनेता हैं और मनोज बाजपेयी को बिहार आर्ट थिएटर से सम्मानित किया गया है। बिहार आर्ट थिएटर ने इनको सम्मानित किया है। तीसरा नाम आता है विनोद कापड़ी। तो इस पुस्तक का जो लेखक हैं वो है विनोद कापड़ी। अगला नाम है यदुनंदन प्रसाद सिंह। कितने लोग जानते हैं यदुनंदन प्रसाद सिंह के बारे में? चले बताएं, कितने लोग जानते हैं यदुनंदन प्रसाद सिंह के बारे में? जानकारी दीजिए। यदुनंदन प्रसाद सिंह के बारे में आप में से कितने छात्र जानते हैं? देखो यदुनंदन प्रसाद सिंह जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था उस दौरान इनका भी योगदान था। मतलब यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो इनका नाम पता होना चाहिए, किस क्षेत्र से हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो पिछले दिनों हमने जम्मू कश्मीर के बारे में, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा, फिर हमने हिमाचल प्रदेश देखा, फिर हमने उत्तराखंड देखा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 राज्य हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं पंजाब के बारे में। अब आप में से सभी छात्रों को पंजाब से जुड़ा हुआ यदि कोई नेशनल पार्क है, यदि कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, यदि कोई रामसर स्थल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, रामसर स्थल है तो उसको भी बताना है। साथ ही साथ अब मेरा भी प्रयास होगा कि जैसे इन तीनों के बारे में भी और पंजाब के बारे में भी, कि जो मैं आपको होमवर्क दूंगा अगले दिन उसके बारे में मैक्सिमम डिटेल मैं भी बताऊंगा। ठीक है, जिस संबंध में होमवर्क दिया जाएगा उसी संबंध में मैक्सिमम डिटेल उस राज्य के बारे में मेरे द्वारा भी बताई जाएगी। तो पंजाब के बारे में तो कल मैं पक्का बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप भी जो नेशनल पार्क है उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनके बारे में कमेंट करिएगा। रामसर स्थल यहाँ पे बहुत सारे हैं तो रामसर स्थलों के बारे में भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे रामसर स्थल के बारे में कमेंट करना है और यदि कुछ विशेष है पंजाब के बारे में जो आपको याद हो तो उसको भी लिखिएगा और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से बेहतर कर रहे हैं, आप और बेहतर करें। हमारा यही प्रयास है कि जो आपकी प्रतिभा है
जो आपका टैलेंट है वो थोड़ा सा और उभर कर आए, और जब चीज़ों को आप करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और आप परीक्षा में भी बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जो होमवर्क दिया गया है उम्मीद करता हूँ सभी छात्र इस होमवर्क को कंप्लीट करके शेयर अवश्य करेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। बाकी की यदि कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।